ऑर्डर 8 में हमने उस दिन मैंने आपको जो है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स बताई थी। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर 8 में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रिटन स्टेटमेंट जो है वो 30 डेज में फाइल होता है, फर्दर 90 डेज एक्सटेंड होता है। फिर नानकू वाला केस हमने पढ़ा था कि 90 डेज के बियॉन्ड भी एक्सटेंशन मिल सकता है ना, लेकिन वो एक्सटेंशन जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिलता है, और उसके लिए हमें 151 में जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाने की जरूरत है? ऑर्डर 8 रूल 10 में जाएंगे, ठीक है। फिर हमने इसका 1A पढ़ा था, वो मैंने आपको बताया था। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें कोर्ट में देना होता है ना, और उन्हीं पर हम एविडेंस दे सकते हैं, नहीं देंगे तो कोर्ट हमें अलाउ नहीं करता है। किन दो सिचुएशन में हमें ये डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है? वेरी गुड। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द ऑपोजिट पार्टी एंड इन केस ऑफ रिफ्रेश ऑफ मेमोरी ऑफ योर ओन विटनेसेस, ठीक है। इन दो सिचुएशन में फिर हमने पढ़ा था कि जो रिप्लाई मतलब हम जो रिटन स्टेटमेंट करेंगे उसमें हम सब कुछ स्पेसिफिकली लिखेंगे, घुमा चढ़ा के इवेसिव हम जो है डिनायल नहीं करेंगे, ठीक है। और जो डिनायल होगा दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, है ना। नहीं करेंगे, या हम अपनी रिटन स्टेटमेंट में लिखते हैं डज नॉट एडमिट, दैट विल एक्चुअली अमाउंट्स टू एडमिशन, है ना। अगर साइलेंट रहेंगे तो भी वो डीम्ड एडमिशन माना जाता है। अच्छा, डीम्ड एडमिशन हो गया है तो फिर कोर्ट क्या क्या स्टेप्स ले सकता है? वेरी गुड। और ये तो कहाँ दिया हुआ है हमें? 5 में दिया हुआ है। और भी कहीं जा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, दोनों में सिमिलर चीजें ही हैं, लेकिन हम जो दोनों ही रूल्स को मेंशन करेंगे। रूल 5 के अकॉर्डिंग कोर्ट क्या कर सकता है? जजमेंट भी प्रोनाउंस कर सकता है, या फिर और एविडेंसेस को भी वो प्लेंटिफ से मांग सकता है। सेम चीज हमें ऑर्डर 8 में भी मिलेगी, जहां पे वो कह रहे हैं जजमेंट प्रोनाउंसमेंट हो सकती है, या फिर एज इट थिंग्स फिट। एज इट थिंग्स फिट में एक्सपार्टे वही बात और एविडेंस मांग सकता है, या वो एक्सटेंशन भी दे सकता है। तो एक्सटेंशन की बात एक एडिशनल है रूल 10 में, जो कि रूल 5 में नहीं है, ठीक है। लेकिन हम मेंशन दोनों करेंगे। फिर अब मैंने आप लोगों को बताया था रूल 9, दैट वाज सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। कौन कौन सी होती है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग? और ठीक है, और तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, आप क्या कह रहे थे? यही ऑनलाइन कोई देगा, रिप्लाई करेगा? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कौन कौन सी होती है? replications and rejoinder. और रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ सेट ऑफ अकाउंटेंट क्लेम भी उसी में ही आ जाता है, और ये कोर्ट की परमिशन से ही ली जा सकती है। ठीक है, और एक चीज रह गई है, एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट रह गया। एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, ये सब्सिक्वेंट प्लीडिंग को फाइल कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? हाँ, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का जो रिटन स्टेटमेंट है उसके लिए हमें लीव ऑफ द कोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज समझते हैं कि भाई एक्चुअली में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम होता क्या है। एनी आइडिया? सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम ये दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों अलग अलग, ठीक है। सेट ऑफ हमको कहाँ कौन से रूल में दिया हुआ है? ऑर्डर 8 रूल 6। और काउंटर क्लेम? सिक्स ए रूल 6E। अब इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। पहले हम लोग सेट ऑफ को देखेंगे, फिर हम लोग काउंटर क्लेम को देखेंगे, ठीक है। एक बार रूल 6 को पहले रीड करते हैं। ओपन करिए सब लोग। देखो, wherein a suit for the recovery of money, the defendant claims to set off against the plaintiff, demand any uncertain sum of money legally recoverable by him from the plaintiff, not exceeding the pecuniary limit of the jurisdiction of the court, and both parties fill the same character as they fill in the plaintiff suit. The defendant may, at the first hearing of the suit, but not afterwards, unless permitted by the court, present a written statement containing the particular of the debt sought to be set off. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि
मैंने आपसे 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, आपने मुझे 50 लाख रुपए लोन पर दिया, फिर मैंने आपको टाइम पर चुकाया नहीं, ठीक है, तो आप मेरे अगेंस्ट में मनी सूट फाइल कर सकते हो ना। यू कैन क्लेम 50 लाख रुपीज एडिशनली, इंटरेस्ट जो भी उस पर लगेगा 2% पर एनम के हिसाब से। आपने क्या किया, आपने जो है एक मनी सूट जो है वो कोर्ट में फाइल किया। आप मुझसे क्या क्लेम कर रहे हो, पैसा, 50 लाख रुपए, ठीक है, आपने सूट फाइल किया। लेट सपोज कि कभी कभी किसी टाइम पर मैंने भी आपको किसी तरीके की हेल्प की थी और मैंने आपसे जो है ना 3 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे, ठीक है, तो मेरे पास भी 3 लाख रुपए का क्लेम है आपके अगेंस्ट में, ठीक है, तो अब मैं इन 3 लाख रुपए के लिए आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। आप 50 के लिए कर सकते हो तो मैं 3 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों पार्टीज के लिए के पास क्या है, क्लेम है। और इम्पोर्टेंट क्या है, पॉइंट नोट करने का क्या है कि दोनों के पास मनी क्लेम है। क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों के पास मनी क्लेम होना चाहिए, ठीक है, आपके पास भी मनी क्लेम है, मेरे पास भी मनी क्लेम है। तो यहाँ पर हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं जिन्हें हम लोग सेट ऑफ समझने के लिए समझेंगे पहले। अरे अरे एक आध पॉइंट लेकिन रह गया, वो रेप्लीकेशन का एक आध पॉइंट रह गया। पहले मैं ये लिस्ट लिखवा देती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। सेट ऑफ के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, दैट ओरिजिनल सूट शुड बी फॉर मनी क्लेम। सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, दैट डिफेंडेंट also should have a certain sum of money claim। ये असर्टेन का मतलब क्या है, डेफिनेट टाइम। जैसे कि मान लो कि आपने कोर्ट में डैमेजेस क्लेम करे, अब डैमेजेस सर्टेन है, असर्टेन है या अनअसर्टेनेबल है? अनअसर्टेनेबल। अनअसर्टेनेबल मतलब कि डैमेजेस क्लेम करे हैं, डैमेजेस कितने मिलेंगे ये हमको नहीं पता है आज। हो सकता है कोर्ट मुझे 20,000 दे, हो सकता है कोर्ट मुझे 1 लाख रुपए दे। मैंने तो डैमेजेस मांगे हैं, अपनी हर्जाना मांगा है, नुकसान का हर्जाना मांगा है मैंने तो अपना, ठीक है। तो वो एक अनअसर्टेन सम ऑफ मनी है। लेकिन सेट ऑफ में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये एक सर्टेन असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, मनी क्लेम होना चाहिए। मतलब कि पता है हमें 20 लाख लेने हैं, 10 लाख लेने हैं, 2 लाख लेने हैं, 20,000 लेने हैं, कितने लेने हैं, वो एक सम डिजिट मुझे पता है, ठीक है। तो डिफेंडेंट का जो क्लेम होना चाहिए, दैट शुड बी ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी क्लेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा इंपॉर्टेंट कि दे बोथ हैव द सेम टाइटल, दे बोथ हैव सेम टाइटल। नेक्स्ट, that it should be legally recoverable, or next point, that it should be within pecuniary jurisdiction। Pecuniary jurisdiction of, और एक और पॉइंट है ये कि it should be claimed in written statement or at least at first hearing।
क्लेम कब करना है, या तो रिटन स्टेटमेंट में कर लो या एट द मोस्ट फर्स्ट हियरिंग तक आप उसको इन रिटन स्टेटमेंट और बिफोर फर्स्ट हियरिंग में आपको इसे क्लेम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है अपना मनी क्लेम मैंने आपको बता दिया, एक असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पॉइंट आता है लीगली रिकवरेबल। लीगली रिकवरेबल जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, सूट ओरिजिनल सूट के लिए या सेट ऑफ के लिए? सेट ऑफ के लिए, कि जो सेट ऑफ का क्लेम है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। कैसे, एनी आइडिया? वेजरिंग का पैसा ना, ओके, और लिमिटेशन से बाहर ना हो। लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन पे अपन लोग देखते हैं। अब देखिए इसके लिए ना सबसे पहले हमको थोड़ा सा सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट भी देखना पड़ेगा। सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट हमको ये बताता है कि एक्चुअली में सेट ऑफ किस दिन माना जाता है कि वो फाइल हुआ है। ठीक है, वो फाइल किस दिन हुआ है ये हमको सेक्शन 3 बताता है ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पे सूट फाइल हुआ, ओरिजिनल सूट फाइल हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे लेट सपोज आपका रिटन स्टेटमेंट फाइल हुआ, और इस रिटन स्टेटमेंट में क्या क्लेम किया गया, सेट ऑफ क्लेम किया गया। ठीक है, इस दिन जो है सेट ऑफ क्लेम किया गया। तो ये जो सेट, अब ये लेट सपोज ये 1 जनवरी था, और ये रिटन स्टेटमेंट जब फाइल किया गया लेट सपोज ये 15 फरवरी थी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट माना ये जाएगा कि सेट ऑफ का क्लेम जो है ना वो 1 जनवरी को ही फाइल किया गया। ये हमेशा रिलेट बैक होता है, ऑलवेज। ठीक है, तो सेट ऑफ किस दिन फाइल होता है, जिस दिन ओरिजिनल सूट फाइल हुई है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, लिख लो कॉपीज में। मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड भी लगाना। एक बार ये लोग लिख लें, उसके बाद मैं पीछे कर। ठीक है, अभी देखो, जैसे मान लो कि ए वर्सेस ए का एक, ए के पास एक क्लेम है, ए हैड अ क्लेम अगेंस्ट बी फॉर ₹50,000। ठीक है, अब ए का जो क्लेम है उसका कॉज ऑफ एक्शन यहाँ अराइज होता है, और इसका प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो यहाँ पर एंड। ठीक है, प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पर एंड होता है। अब बी के पास भी एक कॉज ऑफ एक्शन है, बी ऑल्सो हैज अ कॉज ऑफ एक्शन, बी हैज अ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट ए फॉर ₹2 लाख। ठीक है, अब बी जो है, बी अपनी सूट जो है वो यहाँ पे फाइल करता है, यहाँ नहीं, हाँ चलो यहीं पे फाइल करता
सूट फाइल करता है। इस सूट फाइल होने का रिटन स्टेटमेंट जो है वो यहाँ फाइल हो। दिस इज बी वर्सेस ए। ठीक है, इस रिटन स्टेटमेंट में जो ए है वो सेट ऑफ क्लेम करता है। सेट ऑफ क्लेम करता है, कितने का था इसका? 50,000 का, 50,000 रुपीज। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो ए ने सेट ऑफ क्लेम किया है, इज इट लीगली रिकवरेबल और नॉट? मैम वो ऊपर वाला पॉइंट क्या है, कॉज ऑफ एक्शन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वाला? प्रिस्क्राइब पीरियड समझते हो आप लोग? यस मैम। प्रिस्क्राइब पीरियड मतलब होता है कॉज ऑफ एक्शन, मतलब कि यहाँ पर तो कॉज ऑफ एक्शन तो पता है, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, इस कॉज ऑफ एक्शन के लिए इस पीरियड तक, यहाँ तक आप सूट लेके आ सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन लिमिटेशन। ठीक है, ओके मैम। ऑनलाइन। मैम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तो खत्म हो गया ना? हाँ, तो वही पूछ रही हूँ तो कि मैम सूट फाइल करने का भी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो चुका है ना? हाँ, तो मैम नहीं होगा। मतलब लीगली रिकवरेबल नहीं होगा, ये कह रहे हो आप? यस मैम। यस मैम। पहले तो आप मुझे आंसर ये करो कि जो सेट ऑफ क्लेम किया गया है, ये सेट ऑफ किस दिन माना जाएगा फाइल किया है? मैम जिस दिन सूट फाइल किया गया है। जिस दिन ये सूट फाइल हुआ है, राइट? गुड। यस मैम। अब भाई जो सेट ऑफ किया गया वो यहाँ पे फाइल हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये लीगली रिकवर बार्ड बाय लिमिटेशन है या नहीं है? है। क्यों? यस मैम बात है। दिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन। बिकॉज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एंड हो चुका था सूट फाइल करने से पहले। यस, जब सूट फाइल करी गई उससे पहले ही जो 50,000 का क्लेम था उसका प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो चुका है। ठीक है, तो लाइक वाइज ये सेट ऑफ का क्लेम जो है वो लीगली रिकवरेबल नहीं है। इज देयर एनीवन हु हैज अ डाउट? कॉपीज में लिख लो फिर। हाँ, एग्जाम्पल कॉपी में लिख लो। लिख लिया सबने? यही बी वर्सेस ए वाली जो सूट थी, यही बी वर्सेस ए वाली जो सूट थी, ये वाली जो सूट थी, अगर ये सूट यहाँ फाइल होती, बी वर्सेस ए, और इसका रिटन स्टेटमेंट अगर यहाँ पे फाइल होता जिसमें ए अपना सेट ऑफ क्लेम करता, तो क्या ये लीगली रिकवरेबल होता? यस मैम। हाँ, तो ये रिकवरेबल होता नो मैटर रिटन स्टेटमेंट जो है वो यहाँ प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल हो रहा है, क्योंकि ये सेट ऑफ क्या माना जाता?
कि ये इस दिन फाइल हुआ है, और जिस दिन ओरिजिनल सूट फाइल हुई है, ओरिजिनल सूट हैज बीन फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड। डन एवरीवन? ठीक है। तो ये तो अपना हुआ पॉइंट लीगली रिकवरेबल का, है ना। अब एक काम करो, इसका जो इलस्ट्रेशन ए है पहले वो समझते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन ए देखो, A bequeaths rupees 2000 to B and appoints C his executor and residuary legatee. B dies and D takes out administration of B's effect. C pays rupees 1000 as sure. एक काम करो, आप लोग इसको रीड करो और जरा समझाओ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। bequeaths मतलब होता है विल बनाना, वसीयत। हम्म हम्म मैम बोलो। मैम इसमें जैसे आपने वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट लिखवाई थी, कैरेक्टर सेम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ, वो वाला इशू आई थिंक इन्वॉल्व है। क्योंकि हम्म मैम ए ने विल बनाई बी के फेवर में और सी को अपॉइंट करा एग्जीक्यूट करने के लिए और रेसिडुअरी लेगेटी, बी मर गया और डी मतलब आता है कि वो विल को वो इफेक्ट करवाएगा बी के बिहाफ पे, और सी एज श्योरिटी उसको अमाउंट पे करता है। तो हम्म इन बिट तो फिर सूट फाइल होता है, डी फाइल करता है सी के अगेंस्ट उस विल को लेकर, वसीयत को लेकर, और फिर सी सेट ऑफ करवाता है वो 1000, विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि वो सेट ऑफ 1000 रुपए का वो एक आई थिंक पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है या श्योरिटी के बिहाफ में दे रहा है, ना कि उस विल के रिलेशन में। तो फिर यहाँ पे वो नहीं सक्सीड होगा उसका क्लेम। रीजन? मैम कैरेक्टर अलग है ना सी का देने का, सेम कैरेक्टर नहीं है सेट ऑफ के रिस्पेक्ट में। ओरिजिनल सूट में क्या कैरेक्टर है उनका? मैम एग्जीक्यूटर तो सी का है और आई थिंक डी का लिगेटी होना चाहिए। हम्म और इधर और जो बाद में फाइल करा उसमें श्योरिटी, और श्योरिटी के अगेंस्ट में आई डोंट नो। होगा क्रेडिटर एंड डेटर। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर देखो, जिनको नहीं समझ में उनको मैं बता दूं, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ए ने एक विल बनाया बी के लिए, ए ने एक विल बनाया बी के फेवर में, ठीक है। और उसमें सी को क्या बना दिया? एग्जीक्यूटर बना दिया, एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पे बी क्या हुआ? लिगैटी हो गया। बी की कैपेसिटी हो गई लिगैटी की, सी हो गया एग्जीक्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ यूं कि बी, ए मरता तो बी को मिलता ना कुछ, विल बनी थी ना, लेकिन ए तो जिंदा है। लेकिन ए के लाइफ टाइम में क्या हुआ कि बी की डेथ हो जाती है, तो बी मर गया, बी डाइज।
क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर जब ए मरता ना तो इस विल को एग्जीक्यूट सी करता, रखवाला टाइप से ये। वो बाद में है, रुको तो सही। तो बी जो है, बी मर गया यहाँ पे, ठीक है। अब बी मर गया तो बी के जो एलआर है वो है डी। बी का एलआर है डी, तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? डी को जाएगी। तो डी को एक्चुअली में 2000 रुपए मिलने चाहिए आउट ऑफ विल, ठीक है। ए के मरने के बाद कौन देगा? सी देगा, ठीक है ना। तो एक तो ये सिनारियो हो गया कि सी इज इन डेट ऑफ 2000 रुपीज अगेंस्ट विल, ठीक है, क्लियर। अब कभी इन्होंने क्या कहते हैं, 1000 रुपए का जो है ना, डी ने, डी को मिलना है ना, हाँ, तो सी ने 1000 रुपए डी को कभी एज अ लोन भी दिया है, तो एक क्लेम सी के पास 1000 रुपीज का अलग से है, ठीक है। हाँ, सी हैज इंडिविजुअल क्लेम ऑफ 1000 रुपीज अगेंस्ट डी, ठीक है। इसको आप कह दो कि इसने शायद लोन दिया होगा, लोन टू डी। तो सिचुएशन ये बनी कि डी को 2000 रुपए लेने हैं और सी को 1000 रुपए लेने हैं, समझ में आया। तो अब दोनों ही मनी क्लेम है, ठीक है, मनी क्लेम है तो सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई कि इनका जो टाइटल है वो सेम होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि सूट फाइल होती है डी वर्सेस सी, अगर फाइल होती तो डी का टाइटल यहाँ पे क्या होगा? ये लिगैटी हो जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटर कह लो आप, है ना। और ये आपका एग्जीक्यूटर हो गया। और जो सी सेट ऑफ करेगा 1000 रुपीज का, वो एज क्रेडिटर करेगा। और इसमें उसका क्या होगा? डी का क्या होगा? डेटर होगा। ये डी का हो गया टाइटल, ये सी का हो गया। तो यहाँ पे टाइटल डिफरेंट है, एक सूट में एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर हो रहा है टाइटल, दूसरे सेट ऑफ वाले उसमें जो टाइटल हो रहा है वो क्रेडिटर और डेटर का हो रहा है। क्योंकि इनके टाइटल सिमिलर नहीं है इसलिए ये सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। लिख लो कॉपी में।
लिख लिया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ए वर्सेस बी एंड सी है, ठीक है, ए का क्लेम है 3 लाख रुपीस का और बी के पास क्लेम है 1 लाख रुपीस का, ठीक है। मतलब ए का क्लेम तो 3 लाख रुपए का बी और सी दोनों के अगेंस्ट में है, लेकिन यहाँ पे इस साइड बी का क्लेम जो है वो ए से है, अकेले, इंडिविजुअली। तो क्या ये सेट ऑफ पॉसिबल है? नहीं, कैरेक्टर भी चलो सेम है, यहाँ पे भी डेटा क्रेडिटर है, वहां पे भी डेटा क्रेडिटर है। क्या यहाँ पे सेट ऑफ पॉसिबल है? मैम आई थिंक कि अगर ये डिक्री ऐसी होगी जो अफेक्ट करेगी बी और सी दोनों को, फिर तो नहीं होना चाहिए सेट ऑफ, क्योंकि सी का तो कोई क्लेम ही नहीं है ना ए के अगेंस्ट। यहाँ पे डिक्री पॉसिबल कैसे आएगी? हाँ, कैसे आएगी बताओ? क्योंकि ए का क्लेम ज्वाइंटली है बी और सी के लिए, समझ रहे हो, और बी का इंडिविजुअल क्लेम है ए के अगेंस्ट में। तो अगर एडजस्टमेंट किया भी जाएगा तो कैसे किया जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर पॉसिबल नहीं है डिक्री का एडजस्टमेंट होना, चाहे अगर इनका टाइटल भी सिमिलर है तो। अगर 3 लाख रुपए का क्लेम बी और सी के लिए है और बी और सी दोनों का क्लेम अगर ए के अगेंस्ट में होता, तब सेट ऑफ पॉसिबल था, तभी तो एडजस्टमेंट हो पाएगा। लास्ट में डिक्री कैसे आती है? 3 लाख माइनस 1 लाख यानी 2 लाख रुपए का आ जाएगा। अब इसका तो दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ बी का अकेले का ए की तरफ है, तो कैसे होगा? इट इज बेटर कि बी जो है एक फ्रेश सूट फाइल कर ले और अपने कितने 1 लाख रुपए अलग से क्लेम कर ले, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? ठीक है, इसी का वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप, ए बी वर्सेस सी। अब यहाँ ए और बी का क्लेम सी के अगेंस्ट, जॉइंट क्लेम जो है वो 3 लाख रुपए का, लेकिन सी का 1 लाख रुपीस का क्लेम जो है वो ओनली अगेंस्ट ए है। मतलब सी को 1 लाख रुपए सिर्फ ए के ही अगेंस्ट में लेना, बी से कुछ उसका लेना देना नहीं। तो सेम ऊपर वाली ही सिचुएशन बनेगी। कैसे सेट ऑफ क्लेम किया जाए? पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। या तो सी का 1 लाख का जॉइंट क्लेम होता ए और बी के लिए, तब तो पॉसिबल था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो भी सेट ऑफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज डिक्टेशन पार्ट कम होगा, आप लोग लिखते हुए चलो। हाँ बिल्कुल लिख लो। लिख लिया?
अब ये कह रहा है कि पिक्यूनरी लिमिट में होना चाहिए। अब फॉर एन एग्जाम्पल सी, फॉर एन एग्जाम्पल ए वर्सेस बी है। बी का क्लेम जो है वो 2.5 लाख का है, यानी 2.5 लाख रुपए का है। लाइकवाइज उसने सिविल जज यूनियन डिवीजन में क्या किया है, केस फाइल किया है। वही अगर मान लो बी अगर सेट ऑफ क्लेम करना चाहता है, लेकिन इसका क्लेम जो है वो 4 लाख रुपीज का है, लेकिन 4 लाख का अगर वो सेट ऑफ क्लेम करता भी है तो उसके लिए सूट सिविल जज जूनियर डिवीजन पे नहीं जाएगी ना, दैट विल गोज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। तो वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है सिविल जज जूनियर डिवीजन के, जो सेट ऑफ का क्लेम रहेगा। या तो वो ये करे कि भाई अपना क्लेम कम कर ले, अपना क्लेम कम कर ले तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो क्लेम रेलिंक्विश करता है तो फिर सब्सिक्वेंट में जो उसने रेलिंक्विश किया उस पे वो दोबारा से सूट फाइल कर सकता है। और नो मैम, नो। मैम अगर ऑर्डर टू रूल 2 लग जाएगा, है ना। तो सब जो वो पार्ट रेलिंक्विश करेगा, ओमिट करेगा, उस पार्ट के लिए सब्सिक्वेंटली ऑर्डर टू रूल 2 लग जाएगा, फिर वो क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इट इज बेटर कम अप विद अ फ्रेश सूट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द सेट ऑफ। ठीक है, विद इन पिक्यूनरी लिमिट समझ गए, लीगली रिकवरेबल समझ गए, सिमिलर टाइटल समझ में आ गया, है ना, और अ सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं, उसको ध्यान में रखेंगे आप सेट ऑफ। अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अपन लोग। बी इलस्ट्रेशन देखो, समझाओ क्या कह रहा है। कौन समझाएगा क्वेश्चन। इसमें तो आंसर भी दे रखा है, तो बताओ। हम्म देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए ने क्या किया है ना, कुछ लोन लिया है, टेकन अ लोन फ्रॉम बी। ठीक है, ए ने कुछ लोन लिया है बी से, और जिसके लिए वो क्या है, इन डेट। ठीक है, लेकिन ए क्या हुआ, मर गया, ए डाइज। अब इस जब ये मर गया तो इसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, सी। सी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है ऑफ एज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सी ने क्या किया, अब एक बात सोचो आप, बी पैसे किसे लेता, ए से लेता, लेकिन ए तो मर गया, तो बी किससे पैसे मांगेगा, सी से मांगेगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। ठीक है,
दूसरी चीज ये है कि सी जब ए की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर रहा था तो इसने अपनी इसकी ए की प्रॉपर्टी को बेचा, और जो बेचा तो कुछ पार्ट उसने बी को बेचा। ठीक है, अगर बी ने ए की प्रॉपर्टी खरीदी है तो क्योंकि बी परचेजर है तो पैसा कौन देगा? बी देगा। बी किसको देगा? सी को देगा। तो दूसरे केस में क्या है? बी टू पे परचेज मनी टू सी, और यहां पे सी टू पे लोन ऑफ ए टू बी। समझ में आया? अब अगर बी परचेज मनी नहीं देता है तो सी वर्सेस बी सूट फाइल हुई। यहाँ पे ये क्या हो गए? वेंडर और वेंडी। अब अगर बी सेट ऑफ क्लेम करे इस वाले अमाउंट के लिए तो यहाँ पे बी का क्रेडिटर क्या हो, टाइटल क्या होगा? क्रेडिटर। और सी का क्या होगा? डेटर। तो यहाँ पर दोनों में टाइटल जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे? सेट ऑफ पॉसिबल नहीं होगा। रीजनिंग लिख लो कॉपी में। लिख लिया? नहीं? डन। चलो नेक्स्ट देखो, सी वाला देखो, एक्सप्लेन करो मुझे। क्या कह रहा है सी वाला? सी तुम डी पर हो। बिल्कुल सही कहा। सी वाला बड़ा ही सिंपल है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है अमाउंट, इसीलिए क्या कर रहा है? ए sues B on bill of exchange. B alleges that A has wrongfully neglected to ensure B is good and is liable to him in compensation which he claimed to set off. तो compensation का जो अमाउंट है वो एक certain sum of money नहीं है, इसलिए ये set off नहीं हो सकता है। डी वाला क्या कह रहा है? डी में ए ने जो है बी को सू किया है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए 500 रुपए के लिए, और बी के पास ऑलरेडी एक जजमेंट है ए के अगेंस्ट में 1000 रुपए के।
तो क्योंकि वो दोनों एक सर्टेन अमाउंट है और सर्टेन अमाउंट है, तो वो क्या किया जा सकता है, विद इन पिक्यूनरी डिमांड है तो वो सेट ऑफ हो सकता है। यहाँ पे टाइटल की कोई बात है ही नहीं, छेड़ते वो तो एक बात अलग थी, जब छेड़ी नहीं तो जबरदस्ती घुसना नहीं है उसमें। आप देखो ई क्या कह रहे हैं, हु विल एक्सप्लेन मी ई वाला। मैम आई थिंक इसमें ये बोल रहे हैं कि पहले तो ए ने बी को ट्रेसपास के लिए सू करा तो वो अनसर्टेन अमाउंट था, पर जब अमाउंट ए को जो फेवर में ए के आएगा तो वो सर्टेन अमाउंट हो गया, और जो बी ने प्रोमिसरी नोट ए के अगेंस्ट है बी के पास, तो वो दोनों सर्टेन अमाउंट हो गए, तो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है बी। देखो सही कहा आपने। वैसे भी आप लोग ध्यान रखो, अगर आप लोग ऊपर क्लॉज 1 पढ़ोगे ना तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। क्लॉज 1 क्लियर कह रहा है कि एक असर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो डिफेंडेंट का होना चाहिए, यानी कि जो सेट ऑफ क्लेम कर रहा है। प्लेंटिफ के लिए असर्टेन सम ऑफ मनी इज नॉट नेसेसरी एसेंशियल। ठीक है, पढ़ो। वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है, द डिफेंडेंट क्लेम टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड एनी असर्टेन सम ऑफ मनी। तो डिफेंडेंट का जो क्लेम ऑफ सेट ऑफ है ना वो एक असर्टेन सम ऑफ मनी का होना चाहिए, बाकी प्लेंटिफ की तरफ से एक मनी क्लेम होना चाहिए, चाहे वो असर्टेन अमाउंट का हो चाहे वो अनअसर्टेन अमाउंट का हो। तो ये वाला जो इलस्ट्रेशन है वो यही कह रहा है। यहाँ वाले एग्जाम्पल में जो प्लेंटिफ का क्लेम है वो कॉम्पनसेशन है, दैट इज एक अनअसर्टेन सम ऑफ मनी। और बी जो प्रोमिसरी नोट की बात कर रहा है 1000 रुपीज की, वो एक असर्टेन सम ऑफ मनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफेंडेंट का एक असर्टेन सम ऑफ मनी है, तो भाई उसने कह दिया कि प्लेंटिफ का जो भी अमाउंट बनेगा कॉम्पनसेशन का उसमें आप मेरा 1000 रुपये सर्ट ऑफ कर देना, तो वो पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से एक चीज ध्यान में रखिए कि प्लेंटिफ का अमाउंट कैन बी असर्टेन और अनअसर्टेन, बस मनी क्लेम होना चाहिए, लेकिन डिफेंडेंट का क्लेम जो होना चाहिए दैट शुड बी असर्टेन सम ऑफ मनी। मैम एक डाउट है मैम, इन क्वेश्चंस में हम टाइटल नहीं देखेंगे? इसमें टाइटल पूछा ही नहीं है ना, टाइटल का अगर इन्होंने पॉइंट रेज किया होता तो टाइटल देखते अपन, जब दिया ही नहीं तो फिर अपन लोग भी कैसे फाइंड आउट करेंगे टाइटल। हाँ हाँ, इलस्ट्रेशन वो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा आपको कि ये टाइटल की बात कर रहा है या ये किसी और चीज की बात कर रहा है। खुद से कैसे निकालोगे, प्रिज्यूम थोड़ी ना कर लोगे। अब पढ़ो, एफ और जी पढ़ो, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एग्जैक्टली अभी मैंने आपको स्लाइड ये नहीं, मैंने पीछे बताया था आपको। ये वाला जो ये भी नहीं था, हाँ बताया तो था अभी, यही है ये वाला। एच कौन बताएगा, बताओ। हम्म, क्यों? थोड़ा सा गड़बड़ हुआ रीजनिंग में, कर तो सकते हैं, रीजनिंग रीजनिंग गड़बड़ हुई क्या? बात कैरेक्टर की नहीं है ना, एक मर गया, दो पार्टनर, एक पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, पार्टनरशिप खत्म हो गई ना। अब तो वो स्ली का इंडिविजुअल क्लेम हो गया, टाइटल की बात इन्होंने करी नहीं है तो हमको वो देखना नहीं है, समझे? अदरवाइज तो ये वाला प्रॉब्लम आ जाता, जॉइंट वाला,
समझ रहे हो, क्योंकि एक पार्टनर मर गया तो जो क्लेम था वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो जिंदा सर्वाइविंग पार्टनर है उसका रह गया, इंडिविजुअल। ठीक है ना, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है ना, पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था आप लोगों ने, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है जैसे ही पार्टनर मर जाता है। तो अब वो क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ गया तो वो जॉइंट लाइबिलिटी वाला पॉइंट खत्म हो गया। समझे, टाइटल का पॉइंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे वो जॉइंट लाइबिलिटी वाले से जो आपका ये ऊपर वाले ना एफ और जी, उसी के लाइन पर उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया तो वो जॉइंट लाइबिलिटी क्या बन गई, इंडिविजुअल लाइबिलिटी बन गई। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे था, ये बी और सी पार्टनर थे और अगेंस्ट ए, ये 1000 रुपए का क्लेम है ना, ये दोनों पार्टनर्स थे। अब यहाँ पे बी मर गया, खाली सी बचा। तो अब सी ए के अगेंस्ट में अगर सूट फाइल करता है तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी हो जाएगा। अगर ए के पास अपना कोई क्लेम है तो ए सी के अगेंस्ट में कर सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो सी वर्सेस ए फाइल हुआ और यहाँ पे ए अपना सेट ऑफ करता है तो दिस इज अलाउड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जॉइंट लायबिलिटी का प्रॉब्लम है ही नहीं अब। ठीक है, ये ए सी वर्सेस ए हो जाएगा, ये ए वर्सेस सी हो जाएगा। डन, समझ में आया? ठीक है, अब एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, लिख लिया, ये लिखना है सब किसी को, लिख लो फटाफट। अब देखो, जैसे कि अम, आप, मैं एडवोकेट हूँ, मैं आपकी एडवोकेट हूँ, आपने मुझे हायर किया। ठीक है, आपके पास एक मनी क्लेम है, आपके पास 50,000 रुपए का लेट सपोज मनी क्लेम था एक्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो स्टूडेंट वर्सेस एक्स केस ये है। ठीक है, कितने के लिए आपका क्लेम, 50,000 रुपए के लिए। मेरी फीस कितनी थी, मैंने कहा कि भैया ऐसा है, तुम्हारा जो भी क्लेम है वो उसका 20% मैं लूंगी। ठीक है, मैं 20% लूंगी तुम्हारे, या मैं 10%, मैं 10% तुम्हारे क्लेम का लूंगी। ठीक है, ठीक है भाई, केस तो फाइल हो गया, मैटर आगे चला। एक्स ने यहाँ पर लेट सपोज सेट ऑफ कर दिया, इसने सेट ऑफ किया 20,000 रुपए के लिए, और फाइनली डिक्री आई 30,000 रुपए की। ठीक है, अब मेरा 10% 30,000 पर होगा या 50,000 पर होगा? क्यों? मतलब तुमने उधारी मांगी और भुगतान मैं भरूं? सेट ऑफ का क्लेम तुम्हारे अगेंस्ट में, तो तुमने कभी पैसा लिया होगा ना, जब भी तो क्लेम आया। तो अब भुगतान मैं भरूं? भरेगा तो 50,000, लेगा तो 50,000 वकील आदमी है इसलिए नहीं, वकील आदमी है इस बात पे नहीं, बात कानूनी होनी चाहिए। उसका टोटल क्लेम पे बात हुआ नहीं, लेकिन फंसने का मतलब मैंने वो टोटल, जब वो क्लेम कर रहा था मतलब जब एक्स के लिए वो एक्स से क्लेम कर रहा था उस टाइम पे टोटल क्लेम के लिए, लेकिन जब वो सेट ऑफ कर रहा है सेकंड कर रहा है, सेकंड वो किसी और के लिए सेट ऑफ कर रहा है पैसा हुआ है, वो क्लेम के लिए सेट ऑफ नहीं है, तो वो पूरा 50 पे सही कहा आपने। भाई मेरी आपकी बात हुई थी इस 50,000 के क्लेम पर, तुमने पहले उसका, ये एक अलग क्लेम है। और वैसे भी आप देखो, इसमें आपको नीचे मिलेगा एक्सप्लेनेशन है, क्लॉज है, क्या है, क्लॉज 2 देखो इसमें। हाँ लास्ट लाइन, हाँ।
ठीक है, क्या कह रहा है देखो, लास्ट लाइन पूरा ही पढ़ लेते हैं। द रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज द प्लेंट इन अ क्रॉस सूट एज so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect both of the original claim and of the set off, but this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree। ठीक है, एडवोकेट का क्लेम जो है, जो उसका ओरिजिनल सूट पर था उसी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, आपने कुछ अलग, एक अलग ट्रांजेक्शन में आपके पास कोई क्लेम था आपके अगेंस्ट में, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें बेचारे एडवोकेट की क्या गलती है कि नहीं है? सेकंड क्लोज डाल रहे हैं के लिए। हाँ, तो डाले एडवोकेट के लिए। ठीक है मैम वही बिल्कुल 50,000 पे ही होगा ना? 50,000 पर होगा, बिल्कुल। लिखो, द क्लेम ऑफ द लॉयर, इसी पॉइंट पर है बस। द क्लेम ऑफ द लॉयर will not be in respect of the final amount decreed after the deduction of the set off rather his claim will still be with respect to the decree, ब्रैकेट में लिखिए ओरिजिनल, ब्रैकेट क्लोज, that the said party has obtained in suit without any deduction of the set off decree। मैम सेट ऑफ के बाद में क्या बोला आपने? सेट ऑफ डिक्री। ठीक है, अब सीपीसी में अगर हम सेट ऑफ की बात करें तो हमें एक जगह पर और दे रखा है सेट ऑफ के बारे में, जो हमको ऑर्डर 20 में दे रखा है। और ऑर्डर 20 वहां पे ये बात करता है कि जो डिक्री होती है ना सेट ऑफ की, वो किस तरीके से आती है। ठीक है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ऑर्डर 20 रूल 19 निकालिए। ऑर्डर 20 रूल 19। क्या लिखा है? Where the defendant has been allowed a set-off or counterclaim against the claim of the plaintiff, the decree shall state what amount is due to the plaintiff and what amount is due to the defendant, and shall be for the recovery of any sum which appears to be due to either party। सिंपल है। ठीक है, प्लेंटिफ को क्या देना है, डिफेंडेंट को क्या देना है, और उसके बाद जो फाइनली जिसको देना है वो पॉइंट लिखा, वो वाला अमाउंट लिखा होगा। ठीक है, क्लॉज 2 देखिए। Any decree passed in a suit in which a set-off or counterclaim is claimed shall be subject to the same provision in respect of appeal to which it would have been subject if no set-off or counterclaim had been claimed। सिंपल है कि यहाँ से आप अपील में जा सकते हो।
ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेट ऑफ काउंटर क्लेम हुए तो आप अपील में नहीं जा सकते हो। क्लॉज 3 देखिए, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल अप्लाई वेदर द सेट ऑफ इज एडमिसिबल अंडर रूल 6 और ऑर्डर 8 और अदरवाइज। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर 8 रूल 6 में जो सेट ऑफ दिया है उसमें है और अदरवाइज। पॉइंट है उठते ही ये और अदरवाइज का क्या पॉइंट है, क्योंकि अगर हम सीपीसी की बात करें तो पूरे सीपीसी में ऑर्डर 8 रूल 6 के अलावा सेट ऑफ कहीं पर नहीं दे रखा। ठीक है, लेकिन अच्छा काउंटर क्लेम की बात हो नहीं रही है, सेट ऑफ की ही बात हो रही है, तो फिर ये और अदरवाइज का क्या लेना देना है। और अदरवाइज से यहां से हमको मिलता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ, कई बार ये मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, इक्विटेबल सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको इंग्लिश लॉ से मिलता है, हमारे इंडियन लॉ में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर ये बनता है कि आपको इक्विटेबल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट का जिक्र सीपीसी में कहाँ से मिल सकता है, तो दैट इज ऑर्डर 20 रूल 19। ठीक है, ऑर्डर 8 रूल 6 में कहीं नहीं मिल रहा है आपको, वहां पे तो एक्सप्रेसली सेट ऑफ हमें दिया हुआ है। ठीक है, और वहां पे इक्विटेबल सेट ऑफ की कोई बात नहीं करी गई। ठीक है, तो ऑर्डर 20 रूल 90 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर देखो, अब इक्विटेबल सेट ऑफ क्या है, एक इंग्लिश लॉ से मिलता है हमको, और ये भी बात वही है, पैसा ही लेन देन की बात है, एडजस्टमेंट की ही बात है, बस इसमें कुछ असेंशियल एलिमेंट थोड़े से कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट है। तो जो थोड़े से डिफरेंट है हम उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, इस पर नोट आता है, मैं आपको लिखाते जाती हूँ और साथ के साथ आपको समझाते चलूँ। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, पहले तो आप एक केस के नाम लिखो। क्लार्क्स वर्सेस (1865) प्रिवी काउंसिल भूपेंद्र नारायण सिंह वर्सेस बहादुर सिंह 1952 सुप्रीम कोर्ट। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर एंड अदर 2004 सुप्रीम कोर्ट। ये दिया था आरसी लाहौटी जस्टिस ने। ठीक है, लिखो इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ क्या, आरसी लाहौटी जस्टिस।
The concept of equitable set of ये भूपेंद्र से अभी लिखा रही हूँ, ये दो तीन लाइनें ही हैं, उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वाले से लिखाऊंगी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ इज बेस्ड अपॉन इक्विटी एंड जस्टिस, is based upon equity and justice, and equitable set of will apply even if the requirement of and equitable set of will apply even if the requirement of legal set of under order 8 rule 6 not satisfied. हाँ, not satisfied. This is from नारायण, वो भूपेंद्र नारायण सिंह वाला केस, और अब यूनियन ऑफ इंडिया से लिखेंगे अपन। यूनियन ऑफ इंडिया से लिखेंगे हम लोग एलिमेंट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ number 1, the original suit shall be money suit. The original suit shall be money suit. Second, the equitable set of claim can be for a certain or even an uncertain amount. Third point, the claim of set off should arise from the same transaction from which the original cause of action of the original suit Ma'am, please repeat. From which the original cause of action the original suit arose. कहने का मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल सूट का जो कॉज ऑफ एक्शन है और जो सेट ऑफ का कॉज ऑफ एक्शन है दैट शुड हैव बीन अराइजिंग फ्रॉम सेम ट्रांजैक्शन। कैसे पॉसिबल है ये? इज इट पॉसिबल कि मैं और आप अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं तो हम दोनों, और आपके पास एक सेट ऑफ का भी क्लेम है, तो मेरा ओरिजिनल सूट का क्लेम और आपका सेट ऑफ का क्लेम एक ही ट्रांजैक्शन में एक ही साथ अराइज हुआ हो? मैं बताती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आपने मुझे 500 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया, ठीक है, तो मैं 500 किलो मिठाई के पैसे के लिए एंटाइटल्ड हूँ, आप 500 किलो की मिठाई की डिलीवरी के लिए एंटाइटल्ड हो। लेट सपोज मैंने आपको 250 किलो की मिठाई, तो 250 छोड़ो, मैंने आपको 450 किलो की मिठाई तो डिलीवर कर दी, ठीक है। अब 50 किलो नहीं किया मैंने आपको, राइट? तो यू हैव अ क्लेम ऑफ 50 kg मिठाई एंड आई हैव अ क्लेम ऑफ 450 kg मिठाई का पेमेंट। वो तो बनता है ना, 450 तो दिया तुमको, ठीक है।
तो यहाँ पर हम दोनों के पास क्लेम है एंड दैट हैज अराइजन फ्रॉम सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो कॉपी में। मनी का ही तो है, डिलीवरी पैसे ही तो है, मिठाई तो चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे सर्टेन और अनअसर्टेन दोनों अमाउंट का हो सकता है, ऊपर तो लिखा है मैंने भी आपको। क्या मेंशन, वही वाली बात है ना कि इक्विटी जस्टिस पर डिफाइंड है, बस वही भूपेंद्र वाली बात इसमें दी हुई है क्लार्क वाले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। द क्लेम ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ the claim of equitable set off should be legally recoverable however, if the relationship between the parties if the relationship between the parties is fiduciary, ब्रैकेट में लिखिए ट्रस्ट एंड फेथ, ब्रैकेट क्लोज, relationship, then even if the claim of equitable set off is time barred, the court may allow such set off but only to the extent of plaintiff claim, but only to the extent of plaintiff claim and not beyond that. ठीक है, तो वैसे तो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, लेकिन अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था दोनों पार्टीज के बीच में, तो इवन इफ वो क्लेम टाइम बार्ड हो चुका है तो भी वो अलाउ हो जाएगा, बट टू द एक्सटेंट ऑफ प्लेंटिफ क्लेम, उतना हाँ, उसके आगे का नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बार्ड भी हो चुका है ना, टाइम बार्ड चीज तो वैसे भी अलाउड नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेट ऑफ का तो पॉइंट अपना कंप्लीट होता है, लेकिन पीछे ना मैं एक पॉइंट आपका भूल गई, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, दैट इज रिलेटेड टू ये आपका ऑर्डर 8 रूल 5 से रिलेटेड है। ठीक है, चलो पहले हम लोग अब वो कर लेते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा पीछे जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, अब उस पर चलते हैं थोड़ा सा। एक बात बताओ, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि
कि जो डिफेंडेंट है उसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है। ठीक है, मतलब ये प्लेन फाइल हुआ और इसका रिप्लाई वो रिटन स्टेटमेंट में करता है ना। अगर वो ना करे तो क्या होता है, डीम्ड एडमिशन, है ना। अगर रिप्लाई ना करे, नॉट फाइल, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डीम्ड एडमिशन। हम मान लेते हैं कि डिफेंडेंट ने सारे एलिगेशन प्लेंटिफ के वो मान लिए हैं, कोर्ट अपना जजमेंट भी प्रोनाउंस कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमने ऑर्डर 8 के रूल 2 में एक पॉइंट और पढ़ा था कि रिटन स्टेटमेंट तो फाइल किया, 1 2 3 तो लिखा, 4 और 5 ये दो एडिशनल जो फैक्ट्स हैं वो भी रिटन स्टेटमेंट में डाले। पढ़ा था ना, डाल सकता है ना डिफेंडेंट, है ना, डाल सकता है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल फैक्ट्स जो डिफेंडेंट ने डाले, इसका रिप्लाई अगर प्लेंटिफ ना करे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? डीम्ड एडमिशन हो जाएगा। पूछ रही हूँ मैं तो आपसे, ऑनलाइन ये लोग तो कह रहे हैं कि जो है डीम्ड एडमिशन हो जाएगा प्लेंटिफ के लिए। मैम नहीं होगा, डिनायल होगा। डिनायल होगा, डिनायल होगा, समझी नहीं बात को। मैम ऐसा प्रिज्यूम करा जाएगा कि जो प्लेंटिफ ने उसको एडमिट नहीं किया ना, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने डिनाई किया है वो सारी चीजें, जो रिप्लाई हुआ है ना वो। क्यों, ऐसा क्यों माना जाएगा? मैम डॉक्ट्राइन लगेगी उसके ऊपर। डॉक्ट्राइन है। अच्छा चलो, बाकी लोग एक काम करो, तुम लोग जो है ना जरा रूल 5 पढ़ना, रूल 5 पढ़ो, रूल 5 ऑर्डर 8 का। ऑर्डर 8 का रूल 5 क्या कह रहा है? डिफेंडेंट के लिए बोल रहा है क्या, ये प्लेंटिफ के लिए बोल रहा है? तो फिर तुम लोग ने क्यों बोला डीम्ड एडमिशन हो जाएगा? ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो सर्कुलर होता है इसमें एक्स्ट्रा गाइडेंस वो प्लेंटिफ के लिए है, तो नहीं हो जो एक्स्ट्रा प्लेंटिफ। अरे क्यों होगा, प्लेंट क्यों हो जाएगा? अरे प्लेंट में तो एलिगेशन होते हैं, उसमें हो सकता है कुछ एलिगेशन ना लगा के कुछ एडिशनल फैक्ट लिखे हो। सेट ऑफ थोड़ी ना कह रही हूँ मैं यहाँ पे, उसने कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, जो उसकी नॉलेज में थे, तो वो प्लेन थोड़ी ना हो जाएगी। रिटन स्टेटमेंट तो रिटन स्टेटमेंट ही रहेगा भाई, वो प्लेन थोड़ी ना हो जाएगा। पॉइंट ये है कि जैसे हमने रूल डिफेंडेंट के लिए पढ़ा था कि उसने अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया इन रिप्लाई ऑफ प्लेंट, तो मान लिया जाता है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के सारे एलिगेशन को एडमिट कर लिया। The same rule is given in Rule 5 and Rule 5 is only talking about the defendant. It is not talking about plaintiff. तो कोई बात नहीं, अगर डिफेंडेंट ने एडिशनल फैक्ट्स अपने रिटन स्टेटमेंट में डाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेंटिफ के लिए नेसेसरी हो गया रिप्लाई करना। मे बी प्लेंटिफ को नहीं लगता हो कि मुझे इस पर रिप्लाई करना है, यू डोंट फाइंड इट। ये तो एक केस चल रहा है, अब आगे फैक्ट्स तो भाई लेके आए ही जाएंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक चीज का रिप्लाई किया जाए। हो सकता है वो कहते देख लेंगे ट्रायल में, विल लुक इनटू इट। ठीक है, तो जो रूल डिफेंडेंट के लिए है रूल 5 में, सेम रूल वो प्लेंटिफ पर अप्लाई हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रूल 5 इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेंटिफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनका रिप्लाई नहीं किया गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल प्रिज्यूम कि उसने इन फैक्ट्स को डिनाई ही किया। ठीक है, क्योंकि ये केस प्लेंटिफ का है, डिफेंडेंट का नहीं है।
समझ में आया? क्लियर? और यहाँ पर एक डॉक्ट्राइन भी लगती है, डॉक्ट्राइन ऑफ assumed traverse. मतलब कि हम एज्यूम करके चलेंगे कि प्लेंटिफ ने उसको डिनाई ही किया है। इस पर हम लोग एक पैराग्राफ लिख लेंगे। क्या चीज? नहीं, ऐसे नहीं, बाहर से आती है। लिखो, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ हाँ, पूरा एक पैराग्राफ इसी पॉइंट पर लिखो आप। The doctrine of replication is not essentially based upon the theory of deemed admission, as deemed admission applies under Order 8 Rule 5, which relates to a written statement whereas it is presumed that if the defendant does not reply to a pleading of a plaint, then it will be deemed as if he has admitted the pleadings of a plaint comma, it is nowhere provided in the CPC that if the plaintiff does not reply to the pleadings of the written statement, then also it will deemed to be admitted. Then also it will deemed to be admitted by the plaintiff. Rather to the contrary, in such case, rather
Rather, to the contrary, in such case, the theory of assumed traverse applies. The theory of assumed traverse applies. That is, if the plaintiff does not reply, मैम assumed से एक बार वापस रिपीट करो ना. assumed traverse applies. That is, if the plaintiff does not reply to the additional pleadings of the additional facts it shall be presumed that the plaintiff has denied those pleadings. Therefore, as it is the court which frame issues on those pleadings, and put the burden of proof upon the defendant. Full stop. Here the need for replication is not there. Here the need for replication is not there. Rather, the replication is required. Only for the purpose of clarity in the settlement of issues. On those pleadings which may be avoided as the court can otherwise also settle the issues. Next line से लिखेगा, it has been held that the theory of confession and avoidance applies in such cases that is
if the pleadings are such, wherein the plaintiff knows that the fact averted by the defendant is true, The fact avert by the defendant is true, but he wants to avoid the implication comma, in such cases the plaintiff may file replication to clarify the issue This is where replication may be necessary. Otherwise, the court should avoid unnecessary wastage of time in hearing, and filing of replication. Done.